सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज के लेक्चर को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण का तीसरा लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि यह भी टॉपिक आपको एकदम सुंदर तरीका से स्पष्ट होगा। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर पर जो है 2 लेक्चर जो है ले चुके हैं, है ना, जिसमें कि आप लोग पढ़े होंगे अम्ल और क्षारक लवण के बारे में हम लोग जाने। अम्ल क्षारक लवण के गुण के बारे में पूरी तरह से हम लोग क्या किए हैं, इस पर जानकारी इकट्ठा कर लिए। लिटमस पत्र के बारे में हम लोग जाने थे कि लिटमस पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं ना, संश्लेषित और क्या बताइए, संश्लेषित और प्राकृतिक सूचक। ये सारा का उदाहरण हम लोग स्पष्ट कर लिए थे लिटमस के बाद। लिटमस पत्र के बारे में बताए थे, इसका डेफिनेशन भी देखे थे कि बैंगनी रंग का यह रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह से निकाला जाता है ना। इसके अलावा इसका प्राकृतिक लिटमस या प्रकृति सूचक का जो हम लोग उदाहरण लिए थे, पत्ता गोभी, हल्दिया, हाइड्रेंजिया, पेटोनिया, जर्मेनियम, ये सब हम लोग देख लिए थे। आगे हम लोग चलिए देखते हैं क्या क्या देख लिए थे, एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जाने थे कि अम्ल और क्षारक यदि रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है। अम्ल प्लस क्षारक बताए थे कि रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, लवण प्लस जल का निर्माण करता है। लवण प्लस जल का निर्माण करता है। ये हम लोग उदाहरण के साथ विस्तृत चर्चा किए थे सब पर, है ना। इसके अलावा हम लोग अलग अलग अम्ल और क्षारक का बताए थे, सबको रटना है, याद करना है, लिख लिख करके नोट बनाना है। अम्ल का सूत्र और क्षारक का सूत्र, है ना, क्योंकि जब तक इसका सूत्र आपको पता नहीं रहेगा, है ना, तब तक आप उस रिएक्शन को या मान लीजिए कि बैलेंस जो करने के लिए आता है संतुलित रासायनिक समीकरण को ठीक से वह समझ नहीं पाइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बताए थे सूचक के बारे में, गंधीय सूचक के उदाहरण भी हम लोग देखे थे, है ना, जिसमें लौंग लिए थे, इसका उदाहरण में लौंग लिए थे, वैनिला लिए थे, ये सब उदाहरण हम लोग देखे थे, है ना। और गंधीय सूचक के बारे में बताए थे कि जिसका अम्लीय क्षारकीय माध्यम में क्या होता है, गंध बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। प्याज भी लिए थे इसमें उदाहरण के रूप में। प्याज पर यदि एसिड उसको डालिएगा तो क्या होता है कि प्याज का जो गंध पहले से था वह बदल जाएगा, इसी को गंधीय सूचक कहते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। बताए थे कि अम्ल, कोई भी अम्ल यदि धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा। बताए थे कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता। मान उदाहरण लेते हैं HCl है, ठीक है, सोडियम यहाँ से ले लेते हैं तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक, लवण तो बनबे करेगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर देखिए बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे, इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके देखे थे कि कैसे हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर जिंक लिए है ना परखनली में, और H2SO4 से रिएक्शन कराए थे तो देखे थे कि क्या बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाइड्रोजन गैस को जब जलाए थे मोमबत्ती की मदद से तो ये क्या हुआ था कि फटफट की आवाज़ से जल रहा था, है ना। और ये फटफट का आवाज़ ये दर्शाता है कि ये कौन सा गैस जल रहा है, हाइड्रोजन गैस जल रहा है। ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे। इसके अलावा जो अंतिम टॉपिक शायद हम लोग देखे थे, धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराए थे अम्ल के साथ। तो इसमें भी हम लोग क्या देखे थे कि क्या प्राप्त होता है जब धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है, एक लवण प्राप्त हुआ था, प्लस जल प्राप्त हुआ था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था, है ना। चाहे वह अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, दोनों स्थिति में ये चीज़ हमको प्राप्त हुआ था, लवण, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ और एक दो टॉपिक छोटा छोटा देखे थे। अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया भी देखे थे कि अम्ल और क्षारक, जो कि हम लोग पहला चैप्टर में भी पढ़े थे, अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक यदि रिएक्शन करेगा एक दूसरे से, अम्ल प्लस क्षारक यदि रिएक्शन करेगा एक दूसरे से, तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा जल प्लस लवण प्राप्त होता है। जल प्लस लवण प्राप्त होता है। ये सब हम लोग थोड़ा रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अम्ल के धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए थे। अम्ल तो आपका अम्ल हो गया, और धातुक ऑक्साइड का जो नेचर होता है कैसा होता है बताए थे? क्षारकीय। तो वही बात हुआ, यानी क्षारक के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं फिर। तो अम्ल और क्षारक का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? जल प्लस लवण बनेगा। जल प्लस लवण बनेगा आपका, है ना। ये सबको लिखना नहीं, सिर्फ देखते जाना है, क्योंकि हम इसका रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इसका उल्टा, क्षारक के साथ धातुक ऑक्साइड, यह भी देखे थे। क्षारक का मतलब क्या हो गया? क्षारक, क्षारक हो गया। धातुक ऑक्साइड माने, धातुक ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये भी वही बात हो गया, यानी क्षार और अम्ल का हम लोग रिएक्शन करेंगे तो पुनः वही चीज़ प्राप्त होगा, जल प्लस लवण प्राप्त होगा। जल प्लस लवण प्राप्त होगा। तो यहाँ तक हम लोग संभवतः ये टॉपिक को क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज का जो लेक्चर श्रृंखला जो शुरू होगा, आप आगे शुरू होगा, है ना। यहाँ से बताए थे हम लोग आज शुरुआत करेंगे, है ना। आज का जो टॉपिक, पहला टॉपिक होगा, अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अम्ल एवं क्षारक में क्या समानताएं हैं, अर्थात अम्ल, कोई भी अम्ल और कोई भी क्षारक में ऐसा कौन सा गुण है कि जो सभी क्षारक में पाया जाता है और सभी गुण सभी अम्लों में भी पाया जाता है। इससे पहले हम लोग, यदि आप रेगुलर हैं तो देखे होंगे कि धातु के साथ हम लोग रिएक्शन कराए थे, किसका? अम्ल के साथ, है ना। धातु के साथ अम्ल का जब रिएक्शन किए थे तो उसमें क्या देखे थे कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, यानी धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अपवाद को छोड़ करके। इससे क्या पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, और इसी हाइड्रोजन के कारण जो उसका गुण होता है वह अम्लीय होता है। यानी सबसे पहले कि सभी अम्लों में कहा कि क्या होता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है ना। आयन के रूप में पाया जाता है, आयन के रूप में पाया जाता है जब उसको जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो, यानी हाइड्रोजन उसमें पाया जाता है सभी अम्लों में, और इसी हाइड्रोजन के कारण उसका गुण धर्म कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। इसको नोट भी करते चलना है। तो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और इससे क्या पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, और इसी हाइड्रोजन के कारण उसका गुण भी अम्लीय होता है, ठीक है। पहला बात पता चल गया कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है H+ आयन के रूप में। अब चलिए यहाँ पर क्या एक प्रैक्टिकल दिखाया गया आपको एक्टिविटी के द्वारा, एक एक्टिविटी यहाँ पर लिया। इस एक्टिविटी को एक बार देखिए, गौर से देखिए, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। इस एक्टिविटी में कुछ किया नहीं है। एक आपका क्या किया, इस तरह से जार ले लिया गया है, ठीक है। एक जार ले लिया गया, और जार में क्या किया गया, यहाँ पर देखिए दो ठो क्या किया, एक रड ले लिया गया, ठीक है। और रड लेने के बाद इसमें क्या किया, एक तार जोड़ दिया गया, और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया गया, ठीक है। बैटरी जोड़ने के बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया गया, ठीक है। इस तरह से ये कनेक्शन कर दिया गया, और कनेक्शन करने के बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग जो है बिलियन ले रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बिलियन ले रहे हैं। मान चलिए कि यहाँ पर तार के जगह पर उसके बीच में हम बिलियन ले लिए, क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, कोई भी एसिड ले लिए, तनुकृत अम्लीय विलयन कोई भी ले लिए। मान चलिए कि यहाँ पर H2SO4 ही ले लिया, या HCl ही ले लिए। तो HCl लेने के बाद देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर बल्ब जो है जलने लगता है, बल्ब जलने लगता है ना। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगता है। लेकिन यहाँ पर यदि फिर हम लोग क्या करते हैं, क्षारकीय विलयन लेते हैं, क्षारकीय विलयन कोई भी लेते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि बल्ब जलता नहीं। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है इस एक्टिविटी के माध्यम से कि अम्ल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल क्या होगा, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं सीधा सा कि अम्ल और क्षारक जो है विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है। इसको
हम लोग समझ सकते, अपने घर पर भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसमें सीधा सा क्या करना, एक बैटरी छोटा सा ले लेना, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक छोटा सा बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। बैटरी का ये साइन होता है, ये बैटरी का साइन होता है, ठीक है। इसमें तार जोड़ दीजिए, ठीक है। तार जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए, यहाँ पर है ना, एक बल्ब लगा दीजिए, ठीक है। ये बल्ब हम लगा दिए, ठीक है। बल्ब लगाने के बाद यहाँ पर क्या कीजिए, एक स्विच डाल दीजिए, यहाँ पर एक स्विच डाल करके इस तरह से कर दीजिए। सब आप लोग को जोड़ने के लिए आता होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तार को खुला रखना है ना, तार को खुला रखना, और इसके बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है ना, इस बीच में आप क्या कीजिए, यहाँ पर अम्ल डाल दीजिए, है ना। अम्ल में दोनों तार को डुबाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो बल्ब जलाए, स्विच को ऑन करने के बाद बल्ब जो जोड़े हैं तो बल्ब जो है जलने लगेगा, बल्ब इसमें ग्लो करने लगेगा, जलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अम्ल क्या है, सुचालक है कि चालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, यानी कंडक्टर का काम करेगा ये अम्ल। लेकिन यदि हम लोग क्या करते हैं कि आप अम्ल को हटा दीजिए वहाँ से, और अम्ल के जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी क्षारकीय विलयन लेते हैं, क्षारकीय विलयन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि चूना का पानी ही ले लेते हैं, तो क्षारकीय विलयन डालने पर क्या होता है कि यह जलता नहीं है, ये नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यह क्या होता है, क्षारकीय विलयन कुचालक होता है विद्युत का। यही आपको उस एक्टिविटी में दिखाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब ये एक्टिविटी आपको पूरा तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ इसमें दिखाया गया, ठीक है। देखिए एकदम इस तरह से इसमें विलयन ले लिया गया है ना, अम्लीय विलयन लिया गया है। उसके बाद इसमें क्या किया गया, इस कील को उसी तरह से आपको जोड़ दिया गया, जैसा कभी बताए, कनेक्शन कर दिया गया, स्विच लगा दिया गया, है ना। और उसके बाद स्विच जैसे ही देते हैं बैटरी के यहाँ पर लगा दिया गया तो बल्ब जलने लगता है। तो बल्ब जब जलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो विलयन इसमें दिए अम्लीय विलयन, वह क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। अब चलिए किताबी भाषा पर चलते हैं। कह रहा कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, वही कह रहा है अम्ल की स्थिति में यहाँ पर अम्ल यदि रहते हैं तो वह बल्ब जलने लगता है, जैसा दिखाया भी गया। लेकिन ग्लूकोज एवं अल्कोहल विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। ये नोट रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक, चालन नहीं करेगा। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है ना। और हम लोग जानते हैं कि अम्ल का जो अम्लों में धनायन और ऋणायन, इस तरह से उसको तोड़ सकते हैं। जैसे HCl का हम बात करें, HCl का बात करें तो HCl का यदि हम लोग बात करें तो HCl को किस तरह से तोड़ सकते हैं। HCl को यदि हम लोग उसका जलीय विलयन करेंगे तो कैसे टूट जाएगा, ये H+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। H+ आयन और Cl-, यानी ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन, ठीक है। उसी प्रकार से CH3COOH को यदि हम तोड़ें तो CH3 और COOH को यदि हम लोग तोड़ करके देखें, इसमें भी H+ आयन क्या होगा, अलग हो जाएगा, और H+ को हम लोग अलग कर देंगे, हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, आपका ऋणायन बच जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3COOH- है ना, COO-, ठीक है, COO- हो जाएगा आपका। इसको यहाँ फ्रेश से लिख लेते हैं, CH3COO- और H+ आयन दोनों को जोड़िएगा तो फिर से हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। उसी प्रकार से ये सारा चीज़ को आपको जो है दिखाया गया है ना, कैसे कैसे टूटता है। और टूटने के बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो अम्ल में उपस्थित H+ आयन होता है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करता है, और इसी के कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। जैसे जैसे हम ट्रिक लगाते हैं और लाइन बाय लाइन आपको देखते जाते, उसी तरह से आप आगे में किताब रखिएगा
और उसको समझते चलना, तब पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अम्लीय गुण का जो कारण होता है ना, तो वह है आपका H प्लस आयन, है ना, H प्लस आयन, और उसी कारण किसी चीज़ में अम्लीय गुण पाया जाता है। लेकिन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारकीय होता है, इसका उपयोग करके यदि हम क्रियाकलाप को दर्शाते हैं तो देखते हैं कि वह क्या होता है कि इस निष्कर्ष जो निकलेगा, निष्कर्ष यह निकलेगा कि इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हुए जो दूसरा टॉपिक आज का ले रहे हैं वह है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो वही चीज़ अभी जस्ट आपको बता दिए कि जलीय विलयन, यदि अम्ल कोई भी अम्ल लेते हैं और उसका जलीय विलयन हम लोग तैयार करते हैं तो ये आयन में टूट जाता है ना, जल के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आयन में टूट जाएगा, और आयन में टूट करके ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, और क्लोरीन इस तरह से हो जाएगा, यानी H प्लस आयन देगा अम्ल का जलीय विलयन। ठीक है, और चूंकि हाइड्रोजन जो निकलता है तो इसमें से स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, तो इसको हम लोग H प्लस आयन को यदि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं या जल के साथ, क्योंकि जलीय जल के साथ हमेशा पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तो ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन H3O-। ठीक है ना, H3O प्लस के रूप में ये पाया जाता है। चलिए उसको उसी तरह से हम लोग देखते हैं, वही चीज़ आपको दिखाया गया है यहाँ पर। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि जल की उपस्थिति में H प्लस आयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, यानी HCl को यदि हम रिएक्शन कराएंगे जल से तो वह हाइड्रोजन आयन के रूप में उत्पन्न होता है। जल की उपस्थिति में HCl की अणुओं में H प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते हैं ना उपस्थिति में, इसलिए क्या करता है, ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में यह पाया जाता है, इस रूप में यह पाया जाता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, वही जो आपको अभी बताए, हाइड्रोजन आयन जो है H प्लस आयन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणु के साथ मिल करके रह सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, जल के अणु के साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए हम इसको इस रूप में भी दर्शाते हैं हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। लेकिन ये तो था कि जलीय विलयन, किसका, अम्ल का जलीय विलयन क्या देता है, H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, जलीय। लेकिन क्षार का जलीय विलयन क्या देता है, तो क्षार का यहाँ देखिए जितना भी ये सब क्षारक है, तो ये क्षार का जब जलीय विलयन तैयार करते हैं तो क्या देगा, OH माइनस। देखिए सब में OH माइनस है, सब में OH माइनस देता है ना, OH माइनस। इससे पहले भी हम लोग जब अम्ल और क्षार का परिभाषा लिखे थे तो उसमें भी देखे थे कि अम्ल का जो जलीय विलयन होगा क्या होगा, H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा, जबकि क्षारक का जलीय विलयन OH माइनस उत्पन्न करता है। ये चीज़ हम लोग देखे थे। ठीक है, तो वही बात अभी आपको बताए कि जितने भी क्षारक होते हैं, है ना, उसका जलीय विलयन क्या देता है, OH माइनस देता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है क्षारक और एक होता है क्षार। यदि कोई भी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सभी क्षारक जो होता है जल में घुलता नहीं, लेकिन जो जल में घुल जाए उसी को क्षार कहते हैं। बस यही बात है यहाँ पर। ठीक है ना, मान चलिए कि ये क्षारक है, ठीक है, लेकिन यदि यह जल में नहीं घुलेगा इसको हम क्षार नहीं कहेंगे, क्षारक कह सकते हैं लेकिन क्षार नहीं कहेंगे। यदि यह घुल जाता है, यदि यह मान चलिए कि घुल जाएगा, ठीक है, ये जल में इसको घुलाए और ये घुल गया पूरा तरीका से, तब इसको इसी क्षारक को क्या कहेंगे, तब इसी क्षारक को कहने लगेंगे हम क्षार भी है यह, है ना, क्षार भी है। और इसका स्वाद के साथ साबुन की तरह, साबुन चखे होंगे तो उस तरह से होता है, लेकिन इसको क्षार को कभी भी चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए। ये प्रकृति संक्षारक होती है और इसको छूना नहीं चाहिए, या छू लिए तो मतलब चखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए डिब्बा, ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जब कोई भी एसिड का डिब्बा सब खरीदिएगा
इस पर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ रहता है ना, ये चिन्ह का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ख़तरनाक इसलिए होता है क्योंकि वह उसमें अम्ल होता है, वह डाइल्यूट अवस्था में नहीं रहता है ना, तनुकृत अवस्था में नहीं रहता है, वह सांद्र के रूप में रहता है। तो अभी तक हम लोग जो जाने हैं वह क्या जान चुके हैं कि अम्ल H+ आयन और जितना भी क्षारक होता है वह OH- उत्पन्न करता है, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी हम लोग जाने हैं कि अम्ल प्लस क्षारक जब रिएक्शन करता है, अम्ल प्लस क्षारक जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बताइए? अम्ल प्लस क्षारक जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। कई बार हम लोग कई दफ़ा लिख लिए, तो लवण प्लस जल, ये आपको रट जाना, अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाता है? लवण प्लस जल। यही हो गया, चूँकि अम्ल एक दूसरे के प्रभाव का क्या करता है? क्षारक खत्म कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। क्यों उदासीनीकरण करेंगे? क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है? ये खत्म करता है, अम्ल और क्षारक, है ना। इसका बहुत सारा उदाहरण भी हम लोग डेली लाइफ का देख चुके हैं। चलिए अगला टॉपिक, चलिए इसको और जो इसके अंदर में दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया होती है अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। अर्थात यदि मान चलिए कि हम जल में क्या किए, अम्ल या क्षारक, ये मान चलिए कि कोई भी एक हम क्या किए, डब्बा ले लिए, ठीक है, कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लिए या कोई भी चीज़ का, इसमें क्या किया, अम्ल डाल दिए, ठीक है, अम्ल डाल दिए या जल डाल दिए। तो इसमें जो कह रहा है कि हम अम्ल में यदि हम जल मिला रहे हैं तो अचानक नहीं मिला देना चाहिए। या मान लीजिए कि जल ही ले लिए और उसमें हम अम्ल मिला रहे हैं तो उसमें तुरंत ऐसा नहीं कि एक लीटर एसिड उसमें तुरंत डाल करके एकदम उसको डाइल्यूट कर देना, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्या कह रहा है? जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, है ना। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। मान चलिए कि अम्ल हम ले लिए हैं या जल ले लिए हैं, तो जल मान चलिए इसमें जल है, इसमें हम अम्ल मिला रहे हैं, तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके इसको एकदम मिलाते रहेंगे, एकदम, है ना, इस तरह से इसको मिलाते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे एकदम मिलाना चाहिए, है ना। क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने की जो उत्पन्न होती है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा और मिश्रण अस्फलित होकर के बाहर आ सकता है ना। यानी उसमें यदि हम मान लीजिए कि अचानक मिला दिए तो उसमें से भयंकर रूप से ऊष्मा निकलेगा, है ना, और वह ऊष्मा क्या कर सकता है? आपको जला सकता है और इतना वह गर्म हो सकता है वो आपका कंटेनर कि उससे क्या हो सकता है कि आपको ये यदि शीशा वाला मिला रहे हैं पर्सनली सब में, ठीक है ना, तो वह आपका टूट भी सकता है और वह टूट करके आपको बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसको पूरा सावधानी से या किसी के अच्छे शिक्षक के देखरेख में यह सब काम आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर ये इसलिए चेतावनी लिखा हुआ रहता है ना, समझ गए होंगे। अब जो अब मान चलिए कि हम पहले एकदम लिए HCl लिए थे, ठीक है, वह कंसनट्रेटेड था, कंसनट्रेटेड मैंने एकदम पूरा जिस अवस्था में लैब में बनता उसी अवस्था में था। तो मान चलिए कि उसी अवस्था में मान चलिए कि HCl आप लाए मार्केट से, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग अभी एसिड है, तो वह उसको मान चलिए कि हमको घर में यूज़ करना है, तो उसी तरह अवस्था में तो हम उसको यूज़ नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो उसको मान चलिए कि बाथरूम में कुछ उसमें डालना है H2SO4 को, तो वो क्या करेगा, एकदम टाइल्स को एकदम पूरा तरह से जला देगा। या हल्का सा यदि आपको मान चलिए कि पानी के ऊपर ये पड़ गया तो फिर लेने का देनी पड़ सकता है। इसलिए इसको क्या करता है, इसको कंसनट्रेटेड को क्या करता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है, इसमें पानी मिला करके इसके प्रभाव को थोड़ा कमज़ोर कर दिया जाता है, इसमें पानी मिला दिया जाता है और पानी मिलाने के बाद इसका जो सांद्रता था वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। यानी इसी क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। यानी जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर उसकी सांद्रता, यानी सांद्रता का कह सकते हैं कि उसकी जो पावर है उसका वो घट जाता है ना, और वो जो पावर जो घट गया उसी क्या कहते हैं हम लोग, तनुकरण कहते हैं। और कहते हैं कि अम्ल अब क्या हो गया, तनुकृत हो गया, यानी जो पहले जितना इसका पावर था, है ना, तो उस पावर को घटा दिया गया जल मिला करके, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसे कहेंगे तनुकृत हो गया अम्ल। यानी अब उसको हम लोग यूज कहीं पर भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, यानी उसके पावर को घटा दिया जाता है।
चलिए, अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं? अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं, इसका लेक्चर हम लोग दूसरे लेक्चर में लेकिन चूँकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और अगला लेक्चर जो होगा इससे भी खतरनाक होने वाला है ना। अगला जो लेक्चर होगा आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पूरे टॉपिक का, ये पूरे चैप्टर का, चैप्टर 2 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाला है अगला लेक्चर में, पीएच स्केल, है ना। बहुत लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार होगा, पीएच स्केल अर्थात होता है क्या। तो पीएच स्केल पर हम लोग अगला वीडियो में इस पर बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को आप लोग उसको जो है अगला जो लेक्चर आएगा हमारा उसके आने से पहले इस टॉपिक को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि पीएच स्केल होता क्या है ना। और बताएंगे स्केल का मतलब ही क्या होता है। स्केल हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, तो पीएच मापेंगे इसमें। स्वाभाविक सा बात है, इसमें मापेंगे क्या, पीएच ही ना मापेंगे किसी भी चीज़ का। पीएच का मतलब क्या हो गया, किसी कोई भी चीज़ जो अम्ल है कि क्षार है, कितना मजबूत अम्ल है, कितना क्षार है, किसी भी चीज़ को नापने का एक इकाई होता है ना, एक मशीन होता है, एक स्केल होता है। उसी तरह से अम्ल और क्षार को मापने के लिए भी एक स्केल विकसित किया गया, उसी को क्या कहेंगे, पीएच स्केल। जिस तरह से मान लीजिए कि दूध को हम लोग नापते हैं, तो दूध को नापते हैं, दूध में कितना क्रीम है, कितना पानी है, तो माप नहीं लेते हैं, मशीन आ गया, उसको लेक्टोमीटर से माप लेते हैं। कोई भी आदमी कितना मान लिए कि लंबा है, मीटर से हम लोग नाप लेते हैं, है ना। उसी तरह से गाड़ी का स्पीड मान लिए कि नापना है, तो क्या करते हैं हम लोग, स्पीडोमीटर से नाप लेते हैं, है ना। दूरी निकालना है, दूरी मापना है, तो ओडोमीटर से माप लेते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ को मापने का एक स्केल विकसित किया गया। उसी तरह से अम्ल और क्षारक को भी मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीएच स्केल कहेंगे, है ना। इस पर हम लोग बेहतरीन ढंग से और समझेंगे आगे, ठीक है, अगला लेक्चर में। तब तक यहीं तक हम लोग आज विराम देंगे इस लेक्चर को। जय हिंद, जय भारत। और आशा करते हैं कि आप लोगों में से जिसको भी यदि पता नहीं है इस वीडियो के बारे में, और जिसको पता है वो क्या करेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।